नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं लेख शेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियों के निर्माण के बारे में हम पढ़ेंगे। और प्रवाल भित्तियों के निर्माण के बारे में डिफरेंट थ्योरीज दी गई है। अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं कि किस प्रकार से कोरल रीफ का निर्माण हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति का निर्माण। हम पढ़ रहे हैं प्रवाल भित्ति के निर्माण के बारे में, ठीक है। देखिए अब आप ध्यानपूर्वक, कोरल रीफ इज ए मराइन बायोलॉजिकल ट्रोपोग्राफी। जो ये कोरल रीफ है ना बच्चों, ये क्या है? यह एक जैविक स्थलाकृति है। कैसी स्थलाकृति है? जैविक स्थलाकृति है। अरे बच्चों, जैसे जमीन नहीं होती है ना, जमीन, लेकिन ये जैविक जमीन है। ये जो कोरल रीफ है ना, यह कैसी है? यह एक लवणीय जैविक स्थलाकृति है। या द कोरल रीफ इज ए मराइन बायोलॉजिकल टोपोग्राफी। जो कोरल रीफ है या जो प्रवाल भित्ति होती है, ये बायोलॉजिकल टोपोग्राफी होती है, अर्थात जैविक स्थलाकृति होती है, ठीक है। एक स्थल है, एक जमीन जैसे ही होता है ये, जो किससे बना हुआ होता है? जीवों के अवशेषों से बना हुआ होता है, उनके एक्सोस्केलेटन से बना हुआ होता है, मतलब बाह्य कंकाल से बना हुआ होता है। कोरल रीफ का ओरिजिन मराइन कैल्शियम रिच कोरल एनिमल्स के डेड होने व इनके रिमेन्स के एकत्रित होने से होती है। क्या बताया गया है कि जो कोरल रीफ है ना, यानी कि जो प्रवाल भित्ति है, उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ है? उसका उद्भव हुआ है मराइन कैल्शियम रिच कोरल एनिमल्स, समुद्र में रहने वाले कोरल एनिमल जिनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का क्या पाया जाता है? स्केलेटन पाया जाता है। जब ये एनिमल डेड हो जाते हैं तो इनके कोमल टिश्यू तो क्या हो जाते हैं बच्चों? कोमल जो उत्तक है ना, सॉफ्ट टिश्यू मतलब कोमल उत्तक, वो तो नष्ट हो जाते हैं। और जो शरीर के जो अवशेष हैं, जो रिमेन्स रह जाते हैं, उनके एकत्रित हो जाने से क्या बन जाती है? कोरल रीफ का निर्माण हो जाता है। कोरल रीफ के फॉर्मेशन से रिलेटेड थ्योरी इस प्रकार है। देखिए कोरल रीफ के फॉर्मेशन के बारे में कि कोरल रीफ बनी किस प्रकार से है, इसके बारे में प्राचीन समय से ही बहुत सी थ्योरीज दी गई है, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर पर स्ट्रासबरी का ज्वालामुखी चषक सिद्धांत, स्ट्रासबरी वोल्केनिक क्रेटर थ्योरी। देखिए ये ज्वालामुखी चषक क्या है? यह एक ज्वालामुखी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस ज्वालामुखी का जो एक खड्डा होता है ना, जिसमें से लावा बाहर आता है, ठीक है, जिसमें से लावा बाहर आता है, जो एक खड्डा आपको दिखाई दे रहा है, ये खड्डा ही तो क्या है बच्चों? क्रेटर है। और हिंदी में क्या कहेंगे? इसे चषक कहेंगे। देखिए स्ट्रासबरी का ज्वालामुखी चषक सिद्धांत, स्ट्रासबरीज वोल्केनिक क्रेटर थ्योरी। कोरल रीफ का रिंग लाइक शेप देखकर स्ट्रासबरी ने इसके ओरिजिन के लिए निम्नलिखित सिद्धांत दिया। फॉलोइंग थ्योरी दी इन्होंने कि वोल्केनिक क्रेटर के पानी में डूबने से लगून बना तथा इसके माउंटेन पार्ट पर, इसके पहाड़ी क्षेत्रों पर कोरल ग्रो करते रहे, जो परवाल है वो वृद्धि करते रहे। अंत में वाटर की सरफेस से ये परवाल बाहर निकल आए, लेकिन कोरल रीफ के डिफरेंट साइज और शेप होने के कारण इस सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया। माना ही नहीं लोगों ने। क्या है? सुनो ध्यानपूर्वक। ऐसा माना गया कि कोई है ना वोल्केन, जैसे कोई है ना, आप ये समझिए जैसे कोई है ना पहाड़ है, ऐसा पहाड़ है, ज्वालामुखी पहाड़ है, ठीक है। और कोई ज्वालामुखी पहाड़ है या कोई वोल्केनिक आइलैंड है, ठीक है, ज्वालामुखी वाला कोई द्वीप है, ठीक है। अब क्रेटर क्या होता है या चषक क्या होता है? इसका जो खड्डा होता है ना ऊपर का, वही क्या होता है? चषक या क्रेटर होता है। अब माना कि पूरा का पूरा वोल्केनिक आइलैंड ही पानी में डूब गया, पूरा का पूरा वोल्केनिक आइलैंड ही पानी में डूब गया, या अपन कह सकते हैं जो पूरा का पूरा पहाड़ है ना, वो ज्वालामुखी चषक वाला, वो पानी में डूब गया, ठीक है। तो क्या हुआ? जो उसका क्रेटर था
जो चषक था उसके अंदर क्या भर गया, उसके अंदर पानी भर गया। वोल्केनिक क्रेटर में पानी से डूबने से लगून बना। जो बीच में क्रेटर था उसमें पानी भर गया डूबने से, तो यहाँ पर क्या बन गया, लेगून बन गया। क्या बन गया, लेगून बन गया। लेकिन जो पहाड़ी भाग थे, क्या थे, जो उसके किनारे वाले पहाड़ी भाग थे, ठीक है ना, क्योंकि क्रेटर के चारों तरफ तो किनारे है ना, इसके किनारे वाले भाग पर क्या ग्रो करने लगे, कोरल ग्रो करने लगे, परवाल वृद्धि करने लगे, और इसी प्रकार ये ग्रो करते करते पानी की सतह से बाहर निकल आए। लेकिन इस थ्योरी से तो सिर्फ यही सिद्ध होता है कि जो कोरल रीफ होती है ना वो सर्कुलर शेप होती है। सिर्फ एटोल कोरल रीफ के ओरिजिन को ही इस थ्योरी द्वारा समझाया जा सकता है। लेकिन भैया कोरल रीफ तो डिफरेंट टाइप की होती है। फ्रिंजिंग कोरल रीफ, तटीय प्रवाल भित्ति भी होती है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे बैरियल कोरल रीफ भी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, रोधी प्रवाल भित्ति बोलते हैं। और भी तरह तरह की कोरल रीफ इस वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है। लेकिन सभी प्रकार की कोरल रीफ के फॉर्मेशन को स्ट्रासबरी के जो वोल्केनिक क्रेटर थ्योरी है उसके द्वारा समझाया नहीं जा सका, इसलिए इसे अमान्य कर दिया गया। और देखिए डार्विन एवं डाना का अवतलन सिद्धांत, डार्विन एंड डानास थ्योरी ऑफ सब्सिडेंस, अवतलन सिद्धांत दिया इन्होंने। क्या दिया, देखिए ध्यानपूर्वक। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोरल फॉर्मिंग रीफ के रूप में आइलैंड के किनारे पर उगना प्रारंभ कर देते हैं। इस सिद्धांत के अंदर क्या बताया गया है कि इस थ्योरी में क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो फ्रिंजिंग कोरल रीफ है ना, जो कौन सी है, जो फ्रिंजिंग रीफ है, जो फ्रिंजिंग रीफ के रूप में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि कोरल फ्रिंजिंग रीफ के रूप में आइलैंड के, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोरल फ्रिंजिंग रीफ के रूप में आइलैंड के किनारे पर उगना स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। देखिए डार्विन एवं डाना का अवतलन सिद्धांत में या जो इसका सब्सिडेंस जो सिद्धांत है उसमें क्या बताया गया है, उसमें यह बताया गया है कि जो आइलैंड होता है ना, जो आइलैंड होता है, आइलैंड की जो एज है या जो उसका कोस्ट है या जो उसका किनारा है या जो उसका तट है, ठीक है, वहां पर जो कोरल है ना, कोरल वो तटीय भित्तियों के रूप में उगना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके रूप में स्टार्ट करते हैं उगना, तटीय भित्तियों के रूप में कोरल उगना स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। फिर क्या बोल रहा है ये, धीरे धीरे क्या होता है, आइलैंड के एज के धीरे धीरे वाटर में धंसने, संकन होने पर फ्रिंजिंग कोरल रीफ बैरियर कोरल रीफ में बदल जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, जो परवाल भित्तियां है ना, जो ये फ्रिंजिंग कोरल रीफ बनी है, ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, ये धीरे 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 वाटर में धंस जाने से, धीरे धीरे वाटर में धंस जाने से क्या बन जाती है, जो फ्रिंजिंग कोरल रीफ है वो बैरियर कोरल रीफ में कन्वर्ट हो जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि आइलैंड के पूरी तरह से पानी में धंस जाने से, पूरी तरह से कंप्लीटली संकन हो जाने से एटोल कोरल रीफ का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, डार्विन एवं डाना का अवतलन सिद्धांत, डार्विन एवं डानास थ्योरी ऑफ सब्सिडेंस की जो कोरल है ना, जो कोरल है वो फ्रिंजिंग रूफ के रूप में, जो परवाल है वो तटीय भित्ति के रूप में सबसे पहले आइलैंड जो है, माना कि ये आइलैंड है, कोई आइलैंड है, इस आइलैंड के किनारे पर उगना स्टार्ट होंगे। ये देखिए ये कोरल उगना स्टार्ट हो गई और थोड़ा सा वाटर भी है यहाँ पर, क्या है, थोड़ा सा ये वाटर है, ठीक है। तो ये वाली जो कोरल रीफ है ये कौन सी है बच्चों, ये है फ्रिंजिंग कोरल रीफ। कौन सी है ये, फ्रिंजिंग कोरल रीफ है। कौन सी है ये, फ्रिंजिंग कोरल रीफ है। अब कुछ समय पश्चात क्या होगा, कुछ सालों पश्चात क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो इस आइलैंड का जो ये किनारा है ना या जो तट है ये पानी में धंसने लग जाएगा। पानी में धंसने के कारण क्या होगा, आप देखिए ये पानी में धंसने के कारण ये ऐसा हो जाएगा। तो धंसने, किनारा धंस गया तो यहाँ पर पानी की मात्रा क्या हो गई, बीच में अधिक हो गई। यहाँ पर एक वाटर बॉडी बन गई जिसे क्या बोलेंगे, लेगून कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे लेगून कहते हैं। एक समुद्र बन गया छोटा सा, जिसे लेगून कहते हैं। इसमें से बड़े से बड़ा जहाज भी होकर गुजर सकता है, आ जा सकता है। ये है अपना आइलैंड, यह है अपनी बैरियर कोरल रीफ। क्या बन गई यहाँ पर, बैरियर कोरल रीफ बन गई, ठीक है। फिर कुछ समय पश्चात क्या होता है,
कुछ मतलब सालों बाद जो ये आइलैंड होता है ना, ये पूरी तरह से किस में ढस जाता है, पानी में ढस जाता है। अब देखो मैं इस डायग्राम को आप भी बना रहा हूँ, देखो माना कि ये आइलैंड है ना, ये तो कौन सी है अपनी, ये है अपनी एटोल कोरल रीफ। कौन सी कोरल रीफ है अपनी, एटोल कोरल रीफ है। कौन सी रीफ है ये, एटोल कोरल रीफ है। और जो ये अपना आइलैंड था, ये आइलैंड जो था ना बच्चों, आइलैंड था, ये पानी में डूब चुका है। और ये चारों, ये इधर भी एटोल है, तो ये बीच में लेगून बन गया। तो ये एक कैसी बन गई, एक सर्कुलर कोरल रीफ बन गई, जिसको क्या बोलते हैं, अपन बोल सकते हैं एटोल कोरल रीफ बन गई। ठीक है, तो यही तो बताया गया है कि डार्विन एंड दानास थ्योरी, जो सबडिविजन थ्योरी जो इन्होंने दी है, इसमें क्या बताया गया है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोरल फ्रिंजिंग रीफ के रूप में, परवाल तटीय भित्ति के रूप में आइलैंड के किनारे पर उगना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाती है, फ्रिंजिंग कोरल रीफ बन जाती है, तटीय परवाल भित्ति का निर्माण हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आइलैंड के एज के, आइलैंड के किनारे के धीरे धीरे वाटर में डसने से, संकन होने पर फ्रिंजिंग कोरल रीफ बैरियर कोरल रीफ में बदल जाती है, मतलब कि तटीय प्रवाल भित्ति रोधी प्रवाल भित्ति में बदल जाती है। आइलैंड के पूरी तरह से पानी में धंस जाने से एटोल कोरल रीफ बन जाती है। और जब आइलैंड बिल्कुल ही पूरी तरह से पानी में संकन हो जाता है, ढस जाता है, तो इससे क्या बन जाती है बच्चों, वलय प्रवाल भित्ति या एटोल कोरल रीफ बन जाती है। सैम्पर व मूरे का सिद्धांत, सैम्पर मूरेज थ्योरी, सर जॉन म्यूरे के अनुसार सी के बेस पर मैनी ग्रुप के एनिमल्स के CaCO3 के बने एक्जोस्केलेटन के कलेक्टेड होने से माउंट टीला सा बन गया। ये एक्जोस्केलेटन फाइलम मोलस्का एनिमल्स के शेल फोरामिनीफेरा स्टारफिश का होता है। क्या बताया इन्होंने, देखो बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है, बिल्कुल सिंपल सी। सर जॉन म्यूरे ने क्या बोल दिया कि जो समुद्र का जो बेस है, जो सी का जो बेस है, समुद्र का जो तल है, वहां पर बहुत से ग्रुपों के, बहुत से समूहों के जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनके कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए बाह्य कंकाल के एकत्रित होने से ही एक टीला सा बन गया, टीला सा बन गया। और ये जो ये एनिमल्स है, ये कौन कौन से हैं, जैसे मोलस्का के एनिमल्स के एक्सोस्केलेटन हो गए, ठीक है, फोरामिनीफेरा, इनका भी जो स्केलेटन होता है वो बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है, रंग बिरंगा होता है। और जो स्टारफिश है, ठीक है, जो तारा मछली है, उसके अंदर भी कांटेनुमा बाहर बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, उसके जमा हो जाने से क्या बनी है, कोरल रीफ का निर्माण हुआ है। ठीक है, रीफ के बाहरी किनारे कोरल की अधिक वृद्धि द्वारा बैरियर कोरल रीफ बना देते हैं। क्या होता है, जब रीफ के बाहरी किनारों पर ज्यादा मात्रा में कोरल उगने लग जाती है, कोरल ग्रो करने लग जाती है, तो फिर जो फ्रिंजिंग कोरल रीफ होती है ना, वो किस में बदल जाती है, वो बैरियर कोरल रीफ में बदल जाती है। तथा कोरल की रॉक्स के सी वाटर में डिसॉल्विंग होने से एटोल कोरल रीफ बन जाती है। देखिए क्या बताया गया है, बिल्कुल सिंपल थ्योरी है। इसमें क्या बताया समझना आप, देखिए जैसे कि माना कि ये कोई आइलैंड है, ये क्या है, माना कि कोई आइलैंड है, ठीक है, ये कोई अपना आइलैंड है, ठीक है, यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए माना कि ये कोई है ना, ये कोई क्या है, आइलैंड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये समुद्र है, समुद्र। अब इस समुद्र के अंदर क्या है, जैसे मोलस्का के शेल आके इकट्ठे हो गए, मोलस्का के शेल, ठीक है, तारा मछली के बाएं एक्सोस्केलेटन, फोरामिनीफेरा के भी एक्सोस्केलेटन, ये इकट्ठे होकर इन्होंने यहाँ पे क्या बना दी, परवाल भित्ति बना दी। क्या बना दी इन्होंने, परवाल भित्ति बना दी। ठीक है, यहां तक आ रही है बात आप समझ। यहां पर समुद्र का पानी है यहां पर, ठीक है, ये कौन सी है, फ्रिंजिंग कोरल रीफ है। अब क्या हो जाए, अगर परवाल भित्ति के कोरल रीफ के किनारे कुछ ज्यादा ही वृद्धि कर ले, यहाँ की कोरल कुछ ज्यादा ही वृद्धि कर ले, जैसे देखो ये कोरल ने बहुत ज्यादा, किनारों की कोरल भित्ति ने इतनी ज्यादा वृद्धि कर ली, यहाँ पे पानी भर गया बीच में, तो ये फ्रिंजिंग कोरल रीफ में कन्वर्ट, जो ये फ्रिंजिंग कोरल रीफ है, ये किस में कन्वर्ट हो गई, बैरियर कोरल रीफ में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, फिर क्या हो जाए, अगर किसी कारण से ये डिजोल्व हो जाए, ये डिजोल्व हो जाए, तो ये कोरल रीफ ऐसी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, बीच वाला भाग डिजोल्व हो गया, बीच में लेगून बन गया। क्या बन गया, बीच में लेगून बन गया। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सर जॉन मूरे ने क्या बताया है कि समुद्र का जो तल था, वहाँ पर बहुत से समूहों के जो एनिमल है, उनके कैल्शियम कार्बोनेट के जो बाह्य कंकाल होते हैं ना, उनके एकत्रित होने से एक टीला सा बन गया, एक माउंट सा बन गया। ठीक है, और जो ये एक्सोस्केलेटन है ना, ये किस किस के हो सकते हैं, ये हो सकते हैं संघ मोलस्का के,
ठीक है। फाइलम मोलस्का के एनिमल्स के कवच हो सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, वो आपने देखा सीपी, घोंगा, शंख जो अपन बजाते हैं पूजा के दौरान, ठीक है। फोरामिनीफेरा स्टारफिश का भी होता है। और देखिए आप, रीफ के बाहरी किनारे कोरल की अधिक वृद्धि द्वारा बैरियर कोरल रीफ बना देते हैं तथा कोरल की रॉक्स के सी वाटर में डिजोल्विंग होने से एटोल कोरल रीफ बन जाती है। अब जो हमारा 4th नंबर की जो थ्योरी है ना, वो है सबमर्ज्ड बैंक थ्योरी। सबमर्ज्ड बैंक थ्योरी, किनारे के अवतलन का सिद्धांत। मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कोरल केवल उन्हीं फ्लैट सरफेस पर ग्रो करती है जो कि आइलैंड के सब्जिडेंस से सी के अंदर या सी की सरफेस पर पाई जाती है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जो आधुनिक जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या बताया है कि जो कोरल होती है ना, वो केवल उन्हीं चपटी सतहों पर, केवल उन्हीं फ्लैट सरफेस पर, उन्हीं चपटी सतहों पर उगती है, ग्रो करती है, जो कि आइलैंड के सब्जिडेंस के कारण, आइलैंड के द्वीपों के अवतलन के कारण समुद्र के अंदर या जो समुद्र की जो तल है उस पर ये पाई जाती है। देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, देखिए आप देखिए माना कि है ना, ये कोई आइलैंड है, क्या है, ये कोई आइलैंड है, ठीक है। और ये है भैया अपना समुद्र इसके चारों तरफ, ठीक है, आइलैंड है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत से कारणों द्वारा, कौन से, बहुत से कारण, जैसे कटाव होने लग गया, मतलब इरोजन होने लग गया, अनाच्छादन होने लग गया, मतलब डेनुडेशन होने लग गया। धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे ये है ना, ये आइलैंड डिजोल्व होने लग गया, नष्ट होने लग गया, ठीक है। ये लो चलो, या समुद्र का स्तर बढ़ गया। तो अब देखिए कुछ मतलब जैसे कि 1 लाख साल बाद क्या स्थिति होगी, जैसे कि आप समझिए, देखिए ये भैया ऐसे हो गया, ठीक है। तो यही तो बोला मैंने, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबमर्ज्ड। देखिए सबमर्ज्ड बैंक थ्योरी में क्या बताया गया है, मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कोरल के केवल उन्हीं फ्लैट सरफेस पर उगती है, उन्हीं चपटी सतहों पर उगती है जो कि आइलैंड के सब्जिडेंस से सी के अंदर या सी की सरफेस पर पाई जाती है। ये आइलैंड था, इसका सब्जिडेंस हो गया, इसका अवतलन हो गया, तो ये डूब गया, नहीं डूब गया, पानी में अवतलन होने से डूब गया, ठीक है। अब ये पानी के नीचे भी हो सकता है या बिल्कुल इसकी तल के सीध में भी हो सकता है, इसकी सी लेवल की बिल्कुल इक्वल भी ये हो सकता है, ठीक है। आइलैंड का सब्जिडेंस या जो अवतलन है वो किस किस कारण से हो सकता है, एरोजन द्वारा हो सकता है, कटाव द्वारा हो सकता है, ठीक है, और डेनुडेशन अर्थात अनाच्छादन की क्रियाओं द्वारा भी हो सकता है। जैसे रेगिस्तान के अंदर नहीं होता क्या, कटाव, भूमि का कटाव हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है हवा से, पानी से, अनाच्छादन भी हो रहा है, मतलब परतें हटे जा रही है, चट्टानों के ऊपर की परतें हटे जाएगी, घिसे जाएगी, तो चट्टान एक दिन क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, नष्ट नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो आइलैंड का सब्जिडेंस एरोजन और डेनुडेशन की क्रियाओं द्वारा होता है। अगली थ्योरी देखिए आप, अगली थ्योरी देखिए ध्यानपूर्वक, जो हमारी अगली थ्योरी है ना, वो है अपनी दिल्ली का ग्लेशियर नियमन सिद्धांत। 5th नंबर की थ्योरी देखिए, दिल्ली का ग्लेशियर नियमन सिद्धांत, दिल्लीज ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, ठीक है, कि ग्लेशियर कंट्रोल कर रहा है कोरल रीफ के फॉर्मेशन को। देखिए दिल्ली का अनुमान था, इन्होंने क्या आइडिया लगाया था कि लास्ट आइस एज में अर्थ के दोनों पोल्स पर लगभग 1 माइल्स थिक आइस जम गई, जिसके कारण सी लेवल लगभग 150 फीट नीचे आ गया, 150 फीट नीचे आ गया, जिसके कारण मड एंड सैंड से बने, कीचड़ और रेत से बने फ्लैट पाइल, चपटे ढेर वाटर लेवल के ऊपर निकल आए। ये आइलैंड कोरल के ग्रो के लिए उपयुक्त थे, किंतु आइस एज में टेम्परेचर कम होने के कारण कोरल ग्रो नहीं कर पाए, क्योंकि कोरल ग्रो करती है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लगभग ऊपर। परंतु इस एज में सी वाटर के टेम्परेचर में वृद्धि होने से, परंतु इस एज में, अरे इस एज कौन सा, आइस एज नहीं, इस एज जिसमें हम रह रहे हैं, इस काल के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं, परंतु इस आने वाले एज में सी वाटर के टेम्परेचर में वृद्धि होने के कारण द्वीपों या आइलैंड पर जो सी वाटर लेवल से कुछ ही गहराई पर थे, कोरल ग्रो करने लगे, ठीक है। अब समझिए, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दिल्ली ने क्या बताया
कि जो लास्ट आइस एज था, जो पिछला जो हिमकाल था ना, उसमें क्या हुआ, जो अर्थ के दोनों पोल थे, जो पृथ्वी के दोनों जो ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, अरे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, वहां पर क्या हो गया, एक मील मोटी बर्फ की परत जम गई। और ये बहुत मोटी होती है बच्चों, 1 मील में लगभग 3 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो 1 माइल थिक आइस जम गई। अब बच्चों ये आइस कहाँ से आई, ये समुद्र के पानी से ही तो बनी। जब बच्चों ध्रुवों के ऊपर 1 मील मोटी बर्फ जम गई ना, उसके कारण क्या हुआ, समुद्र का जो लेवल था, जो सी लेवल था, वो 150 फीट नीचे चला गया। आ रही है बात आपको समझ में? जिसके कारण क्या हुआ, समुद्र के अंदर जो कीचड़ के या जो रेत के जो चपटे ढेर थे ना, वो वाटर लेवल के, पानी के स्तर के ऊपर निकलकर आ गए, ठीक है। लेकिन फिर भी इन चपटे पाइल के ऊपर, इन चपटे ढेरों के ऊपर, या इन अपन कह सकते हैं इन द्वीपों के ऊपर फिर भी कोरल नहीं उग पाई। क्यों नहीं उग पाई? क्योंकि कोरल उगती है ज़्यादा टेम्परेचर पर, कम से कम भैया 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए टेम्परेचर। और जो लास्ट आइस एज था उसमें तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम था बच्चों। क्या था? बहुत ही ज़्यादा कम था, ठीक है। ये आइलैंड कोरल के ग्रो के लिए उपयुक्त थे, किंतु आइस एज में टेम्परेचर कम होने के कारण कोरल ग्रो ही नहीं कर पाए। कोरल क्या नहीं कर पाए? ग्रो नहीं कर पाए। परंतु इस एज में जिसमें हम रह रहे हैं ना, इस काल के अंदर क्या हुआ, सी वाटर के टेम्परेचर में वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया टेम्परेचर, ठीक है। और जो ये द्वीप थे ना, जो ये क्या थे, जो सी वाटर लेवल से बाहर निकल आए थे, कुछ जो आइलैंड थे वो थोड़ा सी वाटर लेवल के थोड़ा नीचे भी थे। क्या थे? थोड़ा नीचे भी थे। देखिए क्या बता रहा है कि जल स्तर घटने से कुछ आइलैंड तो बाहर निकल आए, ठीक है, ऐसे। लेकिन कुछ आइलैंड है ना, कुछ आइलैंड थोड़ा ऐसे भी थे, थोड़ा नीचे, लेकिन है तो करीब करीब सरफेस के निकट ही तो है ना बच्चों, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये इस पर भी कोरल उग सकती है और इस पर भी कोरल उग सकती है, ठीक है। परंतु इस एज में सी वाटर के टेम्परेचर में वृद्धि होने से इन द्वीपों, इन आइलैंड पर जो सी वाटर लेवल से कुछ ही गहराई पर ये आइलैंड थे ना, उन पर कोरल ग्रो करने लगे, ठीक है। और देखिए आप, डेलीज ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी एंड सबमर्ज्ड बैंड थ्योरी दोनों एक दूसरे के पूरक, कंप्लीमेंट्री हैं तथा अधिक मान्य हैं। सबसे ज़्यादा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी कौन सी है, तो उसका जवाब यहाँ मैं देना चाह रहा हूँ। जो किनारे के अवतलन का सिद्धांत है ना, सबमर्ज्ड बैंड थ्योरी है। और जो दिल्ली का जो ग्लेशियर नियमन जो सिद्धांत है, दिल्लीज ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी है, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है? पूरक है, दोनों ही एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों की दोनों ही सबसे अधिक मान्य थ्योरी है। इस दो थ्योरी को ही वैज्ञानिकों ने सबसे अधिक मान्यता प्रदान की है। लेकिन इससे जो पहले जो आई हुई जो थ्योरियाँ जो हमने पढ़ी है, उनका भी बहुत अधिक महत्व है, उनको भी हम नकार तो नहीं सकते हैं। उसमें से भी कुछ एक थ्योरी तो बहुत अच्छी थी, देखिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो कौन सी? सबमर्ज्ड बैंड थ्योरी और दिल्ली ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी। तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको पढ़ाया होगा वो आपको समझ में आया होगा। आप साहब के साथ नोट्स बनाइए, वीडियो को अच्छे से आप 1-2 बार देखिए, चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे आपके मित्रों को भी फायदा प्राप्त हो सके। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।